सो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये किसके लिए एप्लीकेबल है जी? डाइल्यूट सॉल्यूशन। हमेशा डाइल्यूट की भी आप बात करेंगे। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ जी? जिसमें वाटर बहुत ही लार्ज अमाउंट में है और सॉल्यूट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है ना। मतलब वाटर के कंपेयर में सॉल्यूट कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं उसको। तो लिखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends on amount of solute, ये किस पे डिपेंड करेगा जी? which depends on amount of solute। आगे लिखिए, which depends on amount of solute and does not depend on nature of solute, किस पे डिपेंड नहीं करेगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट डज नॉट डिपेंड ऑन, लिख ही लो आप लोग कुछ, है ना। डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव पूछना शुरू हो जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, बोर्ड एग्जाम में से पूछा हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, 4 ऑप्शन देगा। ध्यान से सुनना, 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सही या गलत? गलत। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान से सुनो, किसकी बात कर रहा है? अमाउंट सॉल्वेंट का। क्या होगा? सही नहीं, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया का। तीसरा नेचर ऑफ सॉल्यूट, नो। नेचर ऑफ सॉल्यूट होगा? नहीं। तो लास्ट क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आप समझे कहां कैसे कंफ्यूज हो गए? इस तरह का आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा जब आप पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाओगे अपना सीबीएसई का, और ये रिहंत का आता है सीबीएसई का और बिहार बोर्ड का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये वर्ड्स में आपको कंफ्यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, ये हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, ना तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा और ना ही नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ सॉल्यूट। इन तीनों पे डिपेंड वो नहीं करता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है। आया समझ में? पहला क्वेश्चन समझ में आया? ये मैं कल भी पूछूंगा, ध्यान से सब रिवाइज करके आना। और लास्ट में तो हम समराइज करके एक जगह आपको लिखवाते ही हैं सब, है ना। दूसरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स के होते हैं? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स के होते हैं। लिखो, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स के होते हैं। लिखिए, पहला कौन है? पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको कि हम शॉर्ट में RLVP भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है डेल TB, ठीक है। थर्ड लिखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल TF। और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और 90% चांस होता है क्वेश्चन इसी से आते हैं। यही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सके कि कंपटीशन में से क्वेश्चन ना हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में ना हो, एकदम कंफर्म इसी से पूछते हैं। जो बाकी के टॉपिक शुरू के पढ़े ना,
रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ या मोलरिटी, ये इनको सपोर्ट करेंगे बनाने में, क्योंकि उनका यूज आएगा इसमें। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सबको। लेकिन यहाँ जो ये 4 लाइन लिखा ना, इसी से 4 तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में कंपटीशन में पूछे हुए। वो क्या सवाल है देखो। ठीक है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, आप बताना, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप आंसर कर सकते हो। ऐसे पूछेगा, नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीएल लिख रहा हूं शॉर्ट में। सीएल मतलब समझ रहे हो ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप ये लिखिए मत क्वेश्चन, आप आंसर बताइए। इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? और आपको चारों ऑप्शन यही दिया गया है, चारों ऑप्शन यही दिया गया। क्या क्या दिया गया जी? एलिवेशन इन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को VP शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। और लास्ट डी, ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन सी। समझ में आया सी क्यों? आपको ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, बट एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस बात को ध्यान रखिएगा और ये ऑप्शन टिक कीजिए, इस तरह से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। आया समझ में? हाँ बोलिए। ओ सॉरी, छूट गया है यहाँ पे, ION, SION, ठीक है, छूट गया, यहाँ पे लिखा है मैंने, है ना। ठीक, तो आपको समझ में आ गया ना किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आइए, और इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। पूछेगा कि इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फिर से वही पूछा, नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आपको ऑप्शन में दे देगा, मतलब ऐसे कुछ दे दिया, ए यही RLVP, B elevation of boiling point in boiling point, C freezing point, और D osmotic pressure। क्या टिक करोगे? सी करेंगे टिक? सी होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट केवल नहीं एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, कौन होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 ऑप्शन इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। और क्या क्या मिल सकता है? बॉइलिंग पॉइंट, चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस या नो? नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? नहीं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है क्या? नहीं। तो यही सब मिलेगा नॉट में, ठीक है। इसके अलावा बताओ, प्रेशर एक है क्या? नहीं। ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और यही सब कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। आया बात समझ में कि क्वेश्चन कैसे आएगा? एक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा, वो इसके सिंबल में पूछ लिया कि कौन सा इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ऑप्शन दे दिया ऐसे, पाई बी हो गया, डेल TF, सी डेल TB, और D VP। कौन नहीं है जिसमें? समझ में आ गया? तो इस तरह से भी एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है ये सिंबल्स के टर्म में, इसीलिए सिंबल्स को यहाँ लिखा गया है और इसका भी मतलब होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कहीं भी क्वेश्चन, ये सब जितने क्वेश्चन दिया हो ना, सभी पूछे हुए हैं, या तो CBSE बोर्ड में, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, और कुछ एग्जामिनेशंस भी पूछते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। देखिए एग्जामिनेशन के क्वेश्चन थोड़े, यहाँ तक जो लिखना है आपको लिख लो। देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, लो मतलब क्या होता है? ये ध्यान दे दो, यहाँ पे लिक्विड होगा जिसका क्या है, वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे, और वेपर प्रेशर भी कैसा, वो क्या होगा, घटेगा। लो मतलब क्या होता है जी? अगर किसी की वैल्यू लो हो रही है तो क्या हो रहा है, अपने इनिशियल वैल्यू से घट रहा है। कौन घटेगा? वेपर प्रेशर। अच्छा कब घटेगा ये भी समझिए, कब घटेगा देखिए, पहले समझिए फिर लिखिएगा। आपके पास एक प्योर वाटर है,
क्या है? प्योर वाटर है, ठीक है, जिसको आप प्योर सॉल्वेंट कह सकते हो, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बताइए? क्या हो गया रे पीछे? हाँ, पी नॉट से डिनोट करते हैं। अब सुनिए, इसमें हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, क्या हो गया तुम लोगों को? लिखिए यहाँ पे हमने ऐड किया इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे NaCl, ये सब कुछ भी ऐड कर लो। एक बात बताओ, ये क्या बन जाएगा जब आप इसमें ये ऐड करोगे तो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो ये जो वाटर है अब प्योर नहीं रहा, अब वो एक सॉल्यूशन बन चुका है। आपने प्योर वाटर में क्या ऐड किया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम PS लिख सकते हैं, PS लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, जब हम इसको इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए हैं और ये क्या बन चुका है? एक सॉल्यूशन, तो मुझे एक बात बताओ, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका? प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि अगर इसको 100 डिग्री पे गर्म करते हैं तो पूरा एनर्जी किसको मिलेगा? वाटर को। लेकिन अगर इसमें आप इसको गर्म करते हो, तो इसमें नमक को मान लो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, तो ये भी तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी, तो इस कारण वाटर को उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगा, यानी वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो बताओ, दोनों का अगर हम वेपर प्रेशर कंपेयर करें, P0 का और PS का, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? P0 का। ऐसे भी पहले भी बताया था ये बात कि हमेशा याद रखो कि वेपर प्रेशर कभी भी निकालेंगे तो प्योर कंपोनेंट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। अब बताए ना, आप सिंपल सोचो ना, आपके पास प्योर वाटर है, आपके पास सॉल्ट वाटर, समुद्र का पानी है, सी वाटर है, दोनों जब में जल्दी कौन गर्म होगा? भाई प्योर वाटर जल्दी गर्म होगा। किसमें ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा? इसमें वेपर का फॉर्मेशन कम होगा। आया बात समझ में? तो वही चीज ये कह रहा है कि जब जब आप वेपर प्रेशर में मतलब निकाल रहे हो वेपर प्रेशर किसी प्योर सॉल्वेंट का, तो उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे यानी सॉल्यूशन बनाओगे, तो उसका वेपर प्रेशर घटता है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो इस बात को लिखो, 2 लाइन लिखो इस पर, फिर ये डायग्राम बनाना। लिखो व्हेन ये पूछा हुआ है जी आपके एग्जाम में, लिख लीजिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस पर, ऐसा बोर्ड में पूछा हुआ भी है। तो कैसे लिखोगे बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए? लिखिए व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये बाद में बनाइएगा, पहले आप लिखिए व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देखिए यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना जी, और वो किसमें ऐड कर रहे हैं? वाटर में, है ना? तो वही बात हम लिख रहे हैं, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर वाटर। समझ रहे हो? डायग्राम से ही लाइन लिख सकते हो, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर वाटर, देन ये क्या बन गया जी? सॉल्यूशन बन गया ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्चुअली यहां जाके ये घट रहा है पहले वाले के कंपेयर, ठीक है? तो ये लिखो, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिक्रीजेज, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिक्रीजेज, vapor pressure of solution will be decreases. This decrease in vapor pressure of solution will be decreases. This decrease in vapor pressure, this decrease in vapor pressure, वेपर प्रेशर का घटना ही क्या कहलाएगा? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आया समझ में स्टेटमेंट? तो दिस लिखो, this decrease in vapor pressure is called relative lowering of vapor pressure, RLVP शॉर्ट में लिख लो, this decrease in vapor pressure is called RLVP। आया समझ में? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब हुआ? मतलब सीधी सी बात, प्योर कंपोनेंट लेंगे तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जैसे उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूशन जो होगा उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा।
और ये जो घटना हुआ, कितना घट रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आया समझ में? तो 3 मार्क्स का जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा स्टेटमेंट लिख देना, डायग्राम बनाओ, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो डायग्राम बना देना और लिख देना ये कि वीपी किसका ज्यादा होगा जी, प्योर कंपोनेंट का। किससे ज्यादा होगा, उसके सॉल्यूशन से। यानी ये वीपी हमने क्या लिखा जी, वीपी यानी वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे किसका वेपर प्रेशर है, पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। आप यहाँ सॉल्वेंट ही वर्ड यूज करो, ठीक है, सॉल्वेंट, जिसको पी नॉट लिखते हैं। आइए पीएस किसके लिए आ रहा है बताइए, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पीएस। तो हमेशा याद रखिएगा प्योर वाला ज्यादा होता है एज कंपेयर टू उसके सॉल्यूशन के, ठीक है। तो लिख लीजिए, तो इस लाइन को एक एक करके पढ़िए और इसको हम लोग इसका स्टेटमेंट निकालते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। पहला लाइन क्या है जी, वेपर प्रेशर का घटना, उसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आप बताइए वेपर प्रेशर का घटना, तो पूछेंगे कितना वो डिक्रीज हुआ, वही डिक्रीमेंट को ना आरएलवीपी कर रहे हैं, तो कितना डिक्रीज होगा जी, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटा देंगे, यही तरीका ना होता है, ठीक है। मान लो तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस ये लिखेंगे, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव वर्ड जब भी आता है क्या करते हैं, उसके कंपेयर में निकालते हैं, मतलब कि हम इसका रेश यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे किसके साथ, बिगर वैल्यू यानी कि पी नॉट के साथ, प्योर कंपोनेंट। तो ये तुम्हारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी का वैल्यू पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट। बाकी क्वेश्चन में ये सब वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, लिख लीजिए। वाटर का तो वेपर सॉरी वाटर का रहे हैं, हाँ वाटर का तो वेपर प्रेशर आपको पता ही है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे हमेशा, है ना, ऐसा क्वेश्चन में गिवन रहेगा ये। कोई डाउट है किसमें किसी को, आरएलवीपी का क्या है फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, ठीक है। चलो चेक करते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, क्या पढ़े थे रॉल्स लॉ जी, अब वो सब जो लॉ आप पढ़े हो उसका यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए। तो रॉल्स लॉ में आप क्या पढ़े थे जी, कि जो प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, वो कितने के बराबर होगा। अच्छा एक बात बताओ, वेपर प्रेशर किसके द्वारा लगता है, समझो इस बात को, वेपर प्रेशर किसके द्वारा लगता है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट भी मिला हुआ है और वाटर भी है, ठीक है। अब इसमें सॉल्ट तो मिक्स है, ठीक है, अब इसमें वेपर्स कौन बनाएगा, ये सॉल्यूट या सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर से ही ना वेपर्स बनेंगे जी, सॉल्ट तो जैसा है वैसा पड़ा रह जाएगा इसी में। आ रहा है बात समझ में, जो समुद्र से पानी गर्म होता है सनलाइट में, तो क्या होता है वहां वाटर एवोपरेट होता है, ना कि सॉल्ट, सॉल्ट तो ही रह जाता है, ठीक है। तो वेपर्स के फॉर्म में कौन जा रहा है, सॉल्वेंट, तो सिर्फ सॉल्वेंट ही प्रेशर लगाएगा। आ रहा है इस बात को समझ में, यानी कि अगर सॉल्यूशन भी बोले तो एक्चुअली सॉल्वेंट ही लगा रहा है। तो सॉल्वेंट का प्योर कंपोनेंट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये हम लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है ना रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ में क्या पढ़ा है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे, जो वेपर प्रेशर लगाएगा, वेपर प्रेशर कौन लगा रहा है, सॉल्वेंट लगा रहा है, इसीलिए सॉल्वेंट लिखे। यहाँ पे सॉल्वेंट लिखे, ये इस बात समझ में आया सबको, क्यों लिखे, सॉल्यूट यहाँ पे प्रेशर नहीं लगाएगा, नमक तो यही रह जाएगा इस बीकर में ही, वेपर्स के फॉर्म में कौन जाएगा, वाटर, वाटर है आपका सॉल्वेंट, इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, एसओएल सॉल्वेंट को लिख रहा है, यहाँ मैंने पूरा पूरा लिखा है। आ रहा है समझ में क्यों लिया। और ये पी नॉट, पी नॉट के मतलब क्या, अरे भाई ये जो वाटर जा रहा है वो प्योर वाटर ना है, क्योंकि सॉल्ट तो यही रह गया, ठीक है, तो पी नॉट लिखा। कोई दिक्कत किसी को इसमें, ये वैल्यू को आप पुट कीजिए इस इक्वेशन में, यही आरएलवीपी का जो इक्वेशन ही आया है यहाँ हम पुट कर सकते हैं इसको, चलिए पुट करते हैं। तो क्या आएगा बताइए, आरएलवीपी इक्वल टू आपने पढ़ा है पी नॉट पी एस बाई पी नॉट। अब हम पुट करते हैं और
आर एल वी पी इक्वल टू, ठीक है। चलिए वैल्यू लिखते हैं, पी नॉट, पी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, पी नॉट एक्स सॉल्वेंट लिख सकते हैं। कोई डाउट है क्या किसको इसमें, तो कंफर्म कर लो अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे जी, पी नॉट। ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, सॉल्वेंट, यही बचेगा। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय पी नॉट, कैंसिल आउट हो जाएगा पी नॉट। 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हो बोलो, एक्स सॉल्यूट लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत है इसमें, यानी कि आर एल बीपी किसके इक्वल हो गया, आ रहा है बात समझ में क्यों हुआ, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए कि आप जानते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अगर हम सॉल्यूट को लिख रहे हैं केवल, तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स सोल। तो यही बात यहां मैंने यूज किया, 1 माइनस एक्स सोल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सॉल्यूट के बराबर। यानी इसको क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहीं से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है। क्या पूछा है जी, सुनो सीबीएसई बोर्ड में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज डिपेंड्स ऑन, ये क्वेश्चन चाहो तो लिख लो, यहीं पे लिखो क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज डिपेंड्स ऑन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करती है किस पे, और 4 ऑप्शन दे देगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बताइए कौन सा आंसर होगा, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट। समझ में आ गया बात, तो 4 चीज देगा, कंफ्यूज मत होना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे वर्ड वो चिंता करता रहेगा, कभी मोल फ्रैक्शन दे देगा, कभी मोल दे देगा। आ रहा है समझ में, क्वेश्चन कैसा आएगा, तो यहाँ पे टिक कर लो, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहां तक आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। तो देखिए शुरू में हम जब इसको वाटर को गर्म कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी सब्सटेंस इसमें मिक्स नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते गए इसका वेपर प्रेशर घटता चला गया, घट रहा है, यानी एक्चुअली डिपेंड किस पे कर रहा है, ये सॉल्यूट पे। आप ये सॉल्यूट ना मिलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं था, सॉल्यूट जैसे जैसे मिलाते गए इसका वेपर प्रेशर घटता गया। यानी आप समझे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो तो वो भी डिपेंड किस पे करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी हम पढ़े वो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। और यहां भी तुम देखो ध्यान से आरएलवीपी भी, तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पे ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन सॉल्यूट के कौन से वैल्यू पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। यानी एक्चुअली देखो तो ध्यान से सॉल्यूट पे ही सब डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कोई भी है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे अब मान ली सॉल्ट और ज्यादा मिला दो वेपर प्रेशर और नहीं घट जाएगा, तो उसी पे तो डिपेंड कर रहा है, इसीलिए बात कर रहे हैं। चलिए फॉर्मूला पे आते हैं। आप देखिए उधर एक ये फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लो, ये सेकंड इसको मान लो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए, आर एल वी पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा बताइए, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। अब बताइए पी नॉट क्या है, पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन में यही रहेगा, उसमें पहचानना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और पी एस क्या है, सॉल्यूशन, हाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो पता ही है। आइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन का आप फॉर्मूला पढ़े हो, ऐसे तो यही है फॉर्मूला तुम्हारा, आरएलवीपी का ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन आप इसको चाहो तो और एक्सपेंड करके लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू लिखना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब भी रहता है उसका क्या होता है वैल्यू बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला पढ़े ना, कल समरी कॉपी में लेके देख लेना। अब मोल्स का क्या होता है फॉर्मूला बताइए, मास के टर्म में, तो बताइए मोल इक्वल टू आप पढ़े हो गिवन मास बाय मोलर मास, सॉल्यूट रहेगा तो सॉल्यूट लगा देना। तो आप बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं WS बाई MS, और नीचे क्या लिखेंगे WS बाई MS, और यहाँ क्या लिखेंगे W सोल बाई M सोल। आया समझ में। अब तुमको ये नॉन वोलेटाइल सेल का अमाउंट दे देगा, 10 ग्राम मान ली मिलाया गया, क्या 10 ग्राम ये मिलाया हुआ है, उसका मोलर मास नहीं निकाल सकते हो NaCl का, निकाल सकते हो ना। वाटर का अमाउंट दिया रहेगा, उसका मोलर मास पता है ना, ये सॉल्व करोगे तुमको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
और ये वैल्यू दिया रहेगा, आप इसे निकाल सकते हो सॉल्यूशन में कितना घट के आया है। आया बात समझ में? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आपको मास के टर्म में भी दे सकता है, और अगर या फिर मोल फ्रैक्शन के भी टर्म में दे देगा, आसान क्वेश्चन रहेगा तो, या फिर मास से आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो और इक्वेट कर लो। तो ये आया फाइनल इक्वेशन किसका? RLVP का। तो बताइए क्या यहां तक रटना है? नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए, ये तो आपको लिखने आता ही है क्योंकि पहले मोल फ्रैक्शन पढ़े है ना, इसीलिए बोला कि जो पहले जो चीजें पढ़े हो ना उसका यहाँ यूज होगा, ये नहीं कि वही उसी पे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। आता है, ऐसा में नहीं आता, लेकिन ज्यादा चांसेस से इधर क्वेश्चन आएगा। 90% चांस है क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, क्योंकि इस टॉपिक में सभी टॉपिक यूज हो जाते हैं। अब देख रहे हो, मोल फ्रैक्शन भी यूज हो रहा है, मोल्स भी यूज हो रहा है, और साथ साथ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट आपका यूज हो जाएगा। तो आप ये लिख लो फॉर्मूला। हाँ, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, आप बताओ डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल्स और सॉल्यूट का मोल कौन ज्यादा होगा जी? सॉल्वेंट, मतलब नंबर ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी मोल्स ऑफ वाटर है या जो भी है सॉल्वेंट, या जनरली तो वाटर नहीं होता, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज मच मच ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये समझ रहे हो ना? तो आप बताओ, फिर हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके? किसके इक्वल होगा? दो ऑप्शन देता हूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों में से किसके इक्वल होगा? है ना, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1000 है और ये 0.001 है, तो इन दोनों को हम ऐड भी करेंगे तो कितना आएगा? क्या इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 1000 नहीं मान सकता हूँ? और 1000 यही तो है। अब आप समझे किसका कहना क्या चाह रहे हैं मतलब, और इससे कर लीजिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका और आसान हो जाएगा, नीचे का टर्म क्या हो जाएगा। अब बताइए, अब आप RLVP इक्वल टू क्या लिख सकते हो? हमेशा एग्जाम में यही फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि बता दिया गया है जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो किसके लिए लागू होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो RLVP इक्वल टू आप क्या लिखोगे? P0 माइनस PS और P0, और ये किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है? NS बाई NS प्लस N सोल। अब बताओ ये दोनों का सम किसके बराबर हम लिख सकते हैं? हाँ, तो केवल N सोल लिखो, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। N सोल। अब बताइए, अब इसका मास निकाल सकते हो? इसका मास के टर्म में क्या फॉर्मूला होगा? WS बाई MS, और यहाँ W सोल बाई M सोल। बोलिए कोई दिक्कत? तो आप एग्जाम में जब भी आएगा क्वेश्चन तो इस पे बनाइएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये है फॉर्मूला फॉर रॉड्स, सॉरी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक्चुअली फॉर्मूला तो यही है, बस इसी को एक्सपैंड किया गया है। मोल फ्रैक्शन को मोल्स के टर्म में, मोल्स को मास के टर्म में। आया बात समझ में? क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, मास के टर्म में भी आ सकता है, मोल के टर्म में आता है, और मोल फ्रैक्शन आप उसको बदल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, पहले यहां तक लिख लो। हाँ, लिखिए, एक एक करके नाम बताइए जल्दी से। P0 को क्या पढ़ते हैं जी? वेपर प्रेशर, पूरा बोलो। प्योर लिक्विड यानी सॉल्वेंट, ठीक। और PS क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या पढ़ते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। अच्छा एक बात बताओ, रॉल्स लॉ में मोल फ्रैक्शन को एक और नाम से जानते थे, क्या था? लिक्विड कंपोजिशन। अगर गैस में रहा तो वेपर कंपोजिशन, जिसमें बाई है, बाई और बाई भी निकाले थे। खैर चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो NS किसको कहते हैं? N मतलब मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और NaSO सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब वाटर रहेगा तो वाटर ले लेंगे। अच्छा WS क्या होता है? हाँ खाली मास बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन तो रहेगा ही, ठीक। अच्छा WSOL रहेगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा MS है नहीं, MS क्या रहेगा तो मोलर मास किसका? आ रहा है समझ में? तो ये आप नोट कॉपी में तो लिख सकते हो, क्योंकि जब रिवीजन करो तो कभी कंफ्यूजन हो तो आप देख सको। अच्छा WSOL क्या होगा जी? मास ऑफ
सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का मास होता है। और m सोल मोलर मास किसका? सॉल्वेंट का। तो चाहिए तो ये राइट डाउन कर लो, ये भी काम आएगा आपके। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सारे पॉइंट्स हम पहले पढ़े हैं ना जी। और इसी पे बेस्ड तुम्हारा 34 नंबर क्वेश्चन है, ट्राई करो। सबके पास बुक है तो भी ट्राई करो। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो ये प्योर वाटर है और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? इतने के बराबर होगा, ठीक है। ये पहला लाइन पढ़ के समझ में आ गया। दूसरा लाइन में क्या बोल रहा है कि इसमें ना हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं जी? क्या ऐड कर रहे हैं? हाँ, 25 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड किए हैं? 25 ग्राम ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज ऐड करेंगे तो ये जो बन जाएगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा ना जी। तो यहाँ पे तो पी नॉट बोलेंगे प्योर कंपोनेंट के लिए, जिसकी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। ऐसे ही दो पार्ट में बनाना, ठीक ना। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कौन मिला रहेगा? ऐसे देखो, ये क्या मिला हुआ है जी? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज मिला हुआ है तो इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, मुझे एक बात बताओ, इस सॉल्यूशन का प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? भाई यही तो बोलता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि हमेशा प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। तो इतना तो समझ में आ गया कि 4 ऑप्शन देता तो थोड़ा आसान हो जाता आपको खोजने, कि इससे तो प्रेशर हमेशा, इससे प्रेशर कम आएगा या ज्यादा? कम आएगा, यानी 70.5 से हमेशा वैल्यू कम आएगी। तो 4 ऑप्शन रहेगा तो आप आसानी से देख के ये जज कर सकते हो। खैर, अब तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, आगे पढ़िए। किसमें मिलाया जा रहा है जी? कितना वाटर है? यहां बोला है कि ये जो मिलाया जा रहा है इसमें वाटर की मात्रा कितना है? 450 ग्राम। कौन है जी 450 ग्राम? 450 ग्राम क्या है तुम्हारा? वाटर। बोलो, बात समझ में आता है? तो तुमको क्या निकालना है? पीएस का वैल्यू, जो घटेगा ठीक है, लेकिन घट के कितना आएगा ये निकालना है। अरे बात समझ में? आइए फॉर्मूला पे। पी नॉट पता है, पीएस निकालना है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। कैसे? अरे डब्ल्यूएस तुमको नहीं पता? बताओ डब्ल्यूएस कितना? वही सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट कौन कहलाता? अच्छा एक बात बताओ, सॉल्यूट आप किसको कहते हो? जो कम मात्रा में रहे। जो ज्यादा मात्रा में रहे उसको क्या कहते हैं? तो बताइए। आपको डब्ल्यूएस तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, डब्ल्यू सोल भी दिख रहा है। अब मोलर मास वाटर को निकालने आता है, हाँ या कि ना? और मोलर मास इसका तो निकालने आता होगा, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम बता देंगे। तो ग्लूकोज का, अब दोनों का मोलर मास निकालोगे तो नहीं बन जाएगा? तो चलिए वैल्यू निकालते हैं हम। बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट हम लिख देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है जी? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मास कितना हो जाएगा? दिया हुआ है 25 ग्राम। अब बताओ, इसका मोलर मास निकाल सकते हो? मोलर मास कैसे निकालेंगे बताइए इसका? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? C6H12O6। और सबका मास आपको पता होना चाहिए। मतलब कार्बन का मास कितना होता है आप लोगों को पता है? कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ये सब एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। अब बार बार यही सब आएगा, ठीक है। तो बताइए, इसका निकालिएगा। तो एक कार्बन का मास 12, 6 कार्बन का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 6 नहीं करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का 16, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए वैल्यू जोड़िए, 72, 12 और प्लस 96, ये सब ऐड किया तो 180। इस सबको ऐड करेंगे तो 180 ग्राम आएगा। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? मतलब मेरा 2 वैल्यू निकल चुका है, ये और ये भी पता है, ये तो निकल ही जाएगा। बस हमें अब यही दोनों ना चाहिए। आप देखो, डब्ल्यू सोल आपको दिया हुआ है, कहाँ है डब्ल्यू सोल? ये सॉल्वेंट कौन है मेरा? वाटर। तो ये डायग्राम वगैरह भी बना लेना, आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा कि क्या वैल्यू है पूछ रहा है। तो बताइए, हम यहाँ पूछे कि मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है जी? मास ऑफ सॉल्वेंट, या वाटर आप लिख लो, वाटर ही ना सॉल्वेंट है। तो ये है तुम्हारा डब्ल्यू सोल। डब्ल्यू सोल का वैल्यू कितना है? 450 ग्राम। क्या मोलर मास बता सकते हो वाटर का? बोलो।
मोलर मास ऑफ वाटर H2O, ये निकालेंगे, m सोल लिखेंगे इसको शॉर्ट में। तो बताइए एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा जी 2, और एक ऑक्सीजन का मास देखो तो ऐड कर लो 18 ग्राम आएगा। अब फॉर्मूला यूज कीजिए RLVP का डायरेक्ट, P0 PS बाई P0, और इधर क्या आ जाएगा WS बाई MS। अच्छा बोलोगे ई क्यों यूज किया, मोल फ्रैक्शन वाला क्यों नहीं यूज किया? अरे भाई वही निकालना है ना मोल फ्रैक्शन के बराबर, तो इसको डिवाइड करो किसके साथ, W सोल बाई M सोल। आप बताइए किसका वैल्यू आपको इसमें नहीं पता है जो क्वेश्चन बनाने दिक्कत है? ये दोनों पता है, ये दोनों पता है, ये दोनों पता है, सब वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा आंसर। चलिए कैलकुलेट कीजिए, आंसर बताइए कितना आएगा। 17.44। घटा कि बढ़ा? घट गया ना, वही तो बता रहे, लिख लीजिए आप लोग। हाँ सुनिए, पहला टॉपिक हमने पढ़ा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले बताओ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, यही क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अगर 4 ऑप्शन देगा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, और दे देगा मोल्स में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, किसको टिक करोगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स भी क्या अमाउंट ही ना है जी, आपको मास में दे दे, मोल में दे दे, ये दे सकता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने पढ़ा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स के होते हैं? 4। कौन कौन? ये याद रखना, RLVP होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है क्या? नहीं। बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या? फिर क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या? फिर क्या होता है? और लास्ट प्रेशर होता है क्या? नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सब याद रखिएगा, कौन नहीं होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और सबका सिंबल याद रखना, क्योंकि सिंबल के फॉर्म में भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया, ठीक है। अब आइए, पहला कौन था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहता है जी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? कि जब जब आप किसी सॉल्यूशन में क्या मिला दो, सॉल्यूट मिला दो, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। और अगर यही वेपर प्रेशर का घटना क्या कहलाता है? रिलेटिव ऑफ, और उसका हमने फॉर्मूला ये निकाला है। फॉर्मूला क्या निकाला कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सुनिए, हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? यही ऑब्जेक्टिव था, बोलिए किस पे डिपेंड करता है? अभी पढ़ाया था, 4 बार चिल्लाया था। हाँ, मोल्स ऑफ, तो गजनी को भी पीछे कर दे रहा है, 15 मिनट पहले नहीं पढ़ाया। हाँ 15 मिनट भी तो याद रखो, 15 मिनट पहले पढ़ाया था, उससे भी कम समय अभी। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और अगेन ये बात रखिए कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा किस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो उस केस में ये सॉल्यूट सॉल्वेंट हमेशा सोल के बराबर ही हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? NS बाई N सोल, और N इसको और क्या लिख सकते हो मास के टर्म में? WS बाई MS, W सोल बाई M सोल। बोलो समझ में आता है बात? और M सोल जनरली आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा? वाटर ही रहेगा, इन जनरली वाटर ही दिया रहता है। कोई दिक्कत किसी को ये फॉर्मूला में? तो ये किसका फॉर्मूला है? RLVP का। और इसी के आधार पर, सुनो, इसी के आधार पे ये जितने क्वेश्चन दिए हैं ये इसी पे बनेगा, इसी बेस्ड फॉर्मूला पे, ठीक है। अब बना के आइएगा नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करेंगे।